Phantom's Tale, presented. अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि सरकार हमसे बहुत कुछ छुपा रही है, गहरे राज, खौफनाक सच्चाइयां और अधूरे प्रयोग, तो यकीन मानिए आप गलत नहीं हैं। मैं उन गिने चुने लोगों में से एक हूं जिन्हें सरकार अपनी गड़बड़ियां छुपाने के लिए काम पर रखती है। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों चुना। मैं न तो कोई वैज्ञानिक था, न कोई सैनिक। शायद यही वजह थी। मैं अकेला था, दुनिया से कटा हुआ, और अगर मुझे अचानक गायब कर दिया जाता तो कोई ढूंढने भी ना आता। एक शाम जब मैं एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में अपनी शिफ्ट खत्म कर रहा था, दो लोग मेरे पास आए। काले सूट, बिना मुस्कान और सीधे शब्दों में उन्होंने कहा, अगर तुम अपने देश की मदद करना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। उन्होंने नहीं बताया कि मुझे क्या करना होगा, और सच कहूं मैंने पूछा भी नहीं। मेरी जिंदगी इतनी नीरस और बेजान थी कि मैं किसी भी बदलाव के लिए तैयार था। मैं उनके पीछे चल पड़ा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मुझे एक नया नाम दिया, समर, और फिर कहा, अपने असली नाम को भूल जाओ, जैसे वो कभी था ही नहीं। आने वाला साल मेरे लिए नर्क से कम नहीं था। मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ा गया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी फिल्म के ट्रेनिंग मोन्टाज में जी रहा हूं। सिर्फ फर्क ये था कि ये फिल्मी दुनिया नहीं, हकीकत थी। वे हमें ऐसी चीजें सिखाते थे जो आम इंसान के सोच से भी परे थीं। कभी कभी सोचता था कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या वे मुझे जिंदा भी रहने देंगे। उन्होंने पूरे साल एक बार भी नहीं बताया कि मैं किस काम के लिए तैयार किया जा रहा हूं। केवल तब जब मैं आखिरी परीक्षा में पास हुआ, मुझे बताया गया कि मेरा असली काम क्या होगा। कुछ दिन बाद मुझे एक छोटे कमरे में लाया गया। सामने 3 लोग बैठे थे, शांत, गंभीर और निगाहें पैनी। उन्होंने मेरी फाइल पढ़ी, एक दूसरे की ओर देखा और फिर बस इतना कहा, तुम्हारा पहला मिशन है आइसक्रीम मैन। सुनकर हंसी आती अगर उनकी आंखों में डर न होता। वे बोले, यह असफल प्रयोग नंबर 27 है। एक समय में यह इंसान था, अब यह एक ह्यूमनॉइड मशीन है, एक रोबोट जो खुद को आइसक्रीम बेचने वाला समझता है। आइसक्रीम वाला बाहर से एकदम सामान्य लगता है, पुराने जमाने का आइसक्रीम ट्रक, सफेद टोपी और मुस्कुराता हुआ चेहरा। पर असली खतरा उसके ट्रक में है। ट्रक का म्यूजिक, वही मीठी सी धुन किसी हिप्नोटिक मंत्र की तरह काम करती है। जैसे ही आप वो धुन सुनते हैं, आपके कदम अपने आप ट्रक की ओर बढ़ने लगते हैं। ट्रक के पास पहुंचते ही आप आइसक्रीम खरीदते हैं और फिर सब कुछ सामान्य लगता है। आप घर लौटते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं। अगले 12 घंटे तक सब ठीक रहता है, लेकिन सुबह आपकी यादें गायब होती हैं। आपको कुछ भी याद नहीं रहता, ना आइसक्रीम, ना ट्रक, ना वो संगीत। जैसे कोई हिस्सा आपके दिमाग से काट कर निकाल दिया गया हो। अब तक आप समझ ही गए होंगे आइसक्रीम मैन सरकार के लिए कितना कीमती और खतरनाक प्रयोग था। लेकिन अफसोस, उसे बनाने वालों ने उसकी ताकत को बहुत कम आंका। जिन वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया, वे 12 घंटे बाद जब जागे तो उन्हें याद तक नहीं था कि उनका टेस्ट सब्जेक्ट यानी आइसक्रीम मैन कहाँ गया। मुझे पूरा यकीन है कि यह मिशन मेरे लिए एक तरह की परीक्षा था। उन्होंने मुझे एक जोड़ी नॉइज कैंसलिंग ईयर प्लग्स दिए ताकि ट्रक की हिप्नोटिक धुन का मुझ पर कोई असर ना हो।
और मुझे भेजा गया उस जगह जहां आइसक्रीम मैन आखिरी बार देखा गया था। उसे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने बस उन गाड़ियों को फॉलो किया जो उसकी आइसक्रीम ट्रक के पीछे कतार में खड़ी थीं। मैंने उसे कुछ देर इलाके में आइसक्रीम बांटने दिया। जैसे ही सबने खा लिया और जब मुझे यकीन हो गया कि कोई भी होश में नहीं रहेगा, मैं खुद भी कतार में जा खड़ा हुआ। जैसे ही उसने मुझे आइसक्रीम देने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने झट से ट्रक के अंदर हाथ डाला और उसकी गर्दन में ट्रैंक्विलाइजर, एक बेहोशी का इंजेक्शन ठोंक दिया। चाहे वो अब एक मशीन हो, लेकिन पुराने नर्व एजेंट्स का असर उस पर अब भी होता था। वो लड़खड़ाया और 1 मिनट में गिर पड़ा। मैंने उसे बांधा, ट्रक को अपनी गाड़ी से जोड़ा और पास की सरकारी प्रयोगशाला में उसे सौंप दिया। मिशन पूरा हो गया था। अब मुझे अगला मिशन सौंपा गया। कोड नेम था द रिपलर। जैसा कि मुझे पहले ही बताया गया था, आइसक्रीम मैन आसान मिशनों में से था। अब बारी थी असली इम्तिहान की। इस बार टारगेट था द रिपलर। लेकिन आइसक्रीम वाले से उलट रिपलर अब भी लगभग इंसान था। उसमें भावनाएं थीं, सोचने की शक्ति थी, और शायद यही बात उसे और भी खतरनाक बनाती थी। वो कोई ज़म्बी या मशीन नहीं था, बल्कि एक प्रयोग का परिणाम था। ऐसा इंसान जिसने सरकारी टेस्टिंग के दौरान ऐसी तबाही की ताकत हासिल कर ली थी जो भूकंप जैसी कंपनें पैदा कर सकती थी। उसे एक बार एक एक्सपेरिमेंट सेंटर में रखा गया था और वहां उसने अपनी ताकत से पूरी इमारत को मलबे में बदल दिया। सरकार को डर था कि अगर वो किसी भी घनी आबादी वाले शहर में पहुंचा और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, तो सैकड़ों शायद हजारों लोग मारे जा सकते हैं। इसलिए इस बार मुझे कहा गया, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे मार दो। जिंदा पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर मुझे महसूस हुआ, ये मिशन सिर्फ एक काम नहीं था, ये मेरे लिए एक और कठिन परीक्षा थी। शायद सरकार यह देखना चाहती थी, क्या मैं बिना सवाल किए किसी को मार सकता हूँ, और अगर मैं ऐसा कर देता तो मेरी वापसी की हर उम्मीद खत्म हो जाती। मगर यह मुझे मंजूर था। मैं अब अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहता ही नहीं था। रिपलर को ढूंढना आसान नहीं था। वो छुप रहा था, किसी का ध्यान नहीं खींच रहा था। लेकिन एक बात पक्की है, अगर सरकार तुम्हें ढूंढना चाहती है तो वो तुम्हें ढूंढ लेती है। वो एक छोटे कस्बे में छुपा हुआ था। उसने अपने नाम बदले, चेहरा बदला, यहां तक कि पूरा जीवन ही बदल दिया। और अजीब बात यह थी, मुझे उस पर थोड़ा रहम भी आया। शायद वो कभी खुद से ये सब नहीं चाहता था। शायद वो अब सिर्फ एक आम इंसान की तरह जीना चाहता था। मैंने उससे दूरी बनाए रखी। मुझे पता था, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो वो मुझे ही चकनाचूर कर देगा। मैंने उसके कचरे से डीएनए के कुछ सैंपल उठाए, जिनसे पुष्टि हो गई कि वही मेरा टारगेट था। अब बस एक काम बाकी था, उसे खत्म करना। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। जिन वैज्ञानिकों ने रिपलर को बनाया था, उन्हें अब भी यह नहीं पता था कि वह अपनी शक्तियों को कितना काबू में रख सकता है। और अगर मैं उसे जिंदा वापस ले आता, तो क्या सरकार के पास उसे रखने के लिए कोई सुरक्षित जगह थी? मुझे शक है। इसलिए मैंने वही किया जो मुझे उस वक़्त सही लगा। एक रात जब वह अपने घर लौटा, मैं पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, मैंने उसकी आंखों के बीच एक गोली दाग दी। वह तुरंत ज़मीन पर गिर पड़ा। कोई चीख, कोई आवाज़ नहीं, बस खामोशी। यह करना आसान नहीं था।
लेकिन मैं खुद को यही समझाता रहा, यह जरूरी था। मैंने उसका शव नीचे उतारा और सरकार को सौंप दिया। सरकार ने मेरे काम के लिए मुझे धन्यवाद कहा, पर असली नरक तो अब शुरू होने वाला था। मेरे लिए अगला मिशन तैयार था। कोड नेम घोल। घोल एक असली राक्षस था। मुझे नहीं मालूम सरकार उसे क्या बनाना चाहती थी, पर जो बना वो इंसान नहीं था। घोल में अलौकिक ताकत और दहशत भरी रफ्तार थी, लेकिन एक भयानक दोष के साथ वो इंसानों को खाता था। शायद सरकार को यही चाहिए था, एक आदमखोर हथियार, और जाहिर है वो भी भाग निकला। कभी कभी सोचता हूं कि ये वैज्ञानिक लोग आखिर कब सीखेंगे। हर बार वही होता है, कोई नया प्रयोग, कोई नई गलती, और फिर वही मेरी दस्तक। इस बार मुझे स्पष्ट आदेश मिले, घोल को जिंदा पकड़ना है। मेरे सारे घातक हथियार मुझसे ले लिए गए और बदले में दिए गए कुछ बेहोश करने वाले इंजेक्शन इतने तेज कि एक गैंडा भी गिर जाए। मैंने एक साथी की मांग की, पर मुझे साफ इनकार मिला। घोल अब एक जंगल में छुपा हुआ था। समस्या यह नहीं थी कि वह जंगल में था, समस्या थी कि जंगल के बीचों बीच एक लोकप्रिय हाइकिंग ट्रेल भी था। हाल के महीनों में यहां गायब होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं। कुछ लोगों ने इसे आत्महत्या कहा, पर मुझे पता था यह सब घोल का काम था। सरकार ने हफ्ते के आखिर के लिए ट्रेल को बंद करवा दिया। अब जंगल में सिर्फ मैं और घोल रह गए थे, बिल्कुल आमने सामने। मैं जंगल में घुसा। तैयारी के तौर पर मैंने पूरे हफ्ते न नहाने का ध्यान रखा था। अगर घोल मुझे सूंघ कर पास आ गया तो उसे गाड़ी तक ले जाना आसान हो जाएगा। मुझे यकीन था उसे जल्द ही भूख लगेगी। करीब 1 घंटे तक जंगल में इधर उधर घूमते हुए मैंने कुछ गहरे पंजों के निशान और टूटी डालियां देखी। फिर हड्डियां, इंसानी हड्डियां, कुछ छोटी कुछ बड़ी, पर हर एक खामोश चीख की तरह जमीन पर बिखरी थी। मैं जान गया, मैं उसके इलाके में था। थोड़ा और आगे बढ़ा ही था कि पेड़ों की शाखाएं हल्के हल्के हिलने लगीं। कहीं से मांस चीरती सी आवाजें आने लगीं, और फिर वो मेरे सामने था। एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा, नीचे झांकते हुए, मेरी आंखों में झांकता। वो उतना बड़ा नहीं था, बस करीब 5 फुट 6 इंच लंबा, औसत शरीर, दुबला पतला, लेकिन उसकी शक्ल वो डरावनी थी। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी, जैसे किसी बीमारी ने चूस लिया हो। उसके बाल झड़ चुके थे, लेकिन चेहरा अब भी जवान था, कुछ ज्यादा ही जवान। उसकी आंखें एकदम सफेद, कोई पुतली नहीं, बस खालीपन, जैसे वहां कुछ बचा ही ना हो। वो मुझे देखता रहा और मैं उसके अगले कदम का इंतजार करता रहा। वो कुछ देर तक मुझे घूरता रहा और फिर कूद गया। हमारे बीच करीब 50 फीट का फासला था, तो मुझे लगा कि मेरे पास थोड़ा वक्त होगा खुद को संभालने का। लेकिन मैं पूरी तरह गलत था। वो किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह पेड़ की डाल से उछला और सीधा मुझ पर आ गिरा। मेरे पास सिर्फ 1 सेकंड था। मैंने जल्दी से एक ट्रैंक्विलाइजर निकाला और उसके शरीर में घुसेड़ दिया, लेकिन वो काफी नहीं था। वो कुछ पल के लिए हिचका, फिर एक जोरदार झटका देकर खुद को संभाला, और अगली ही पल उसने मेरे कंधे का मांस चबाना शुरू कर दिया। मैं जमीन पर गिरा हुआ था,
बेबस और खून से लथपथ। मुझे पता था वो वापस आएगा। मैंने कांपते हाथों से दूसरा ट्रैंक्विलाइजर निकाला। जैसे ही वो मेरी ओर दूसरी बार झपटा, मैंने वह सिरिंज उसकी गर्दन में घुसा दी। मुझे लगा उसके दांत मेरी गर्दन छूने ही वाले हैं, लेकिन वो वहीं रुक गया। कुछ ही पलों में उसका भारी शरीर मुझ पर ढेर हो गया। मैंने जिंदगी की सबसे भारी सांस ली, उसे खुद से हटाया और सरकार की तरफ से दिए गए स्पेशल बंधनों से उसे जकड़ दिया। उसके मुंह पर मजबूत थूथन बांध दिया ताकि अगर वह जाग भी जाए तो किसी को काट न सके। मैं नहीं जानता था कि ट्रैंक्विलाइजर कितनी देर काम करेगा। बस दुआ कर रहा था कि तब तक चले जब तक मैं उसे वापस ले जाऊं। मेरे कंधे का एक हिस्सा कट चुका था, लेकिन मैं जिंदा था। एक बार फिर मैंने मौत को मात दी थी। जब मिशन पूरा हुआ तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा, मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। शुक्र है उन्होंने मना नहीं किया, और जब मैं लगभग पूरी तरह ठीक होकर लौटा, उन्हें यह और भी अच्छा लगा। मैं वापस आ गया। हाँ, अब मैं फिर लौट आया था, पूरी तरह ठीक। बहुतों ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कोई बीमारी लग गई? जहां तक मुझे पता है, नहीं। सरकार ने मुझे बताया कि घोल की हालत संक्रामक नहीं थी। फिर भी मेरे कई टेस्ट कराए गए और सभी के नतीजे नेगेटिव आए। उन्होंने मुझे कुछ विशेष गोलियां दी। कहते हैं कि ये सिर्फ घाव जल्दी भरने के लिए हैं, लेकिन अगर वे मुझसे कुछ छिपा रहे हों तो मुझे हैरानी नहीं होगी। और अगर किसी दिन मुझे भी इंसानी मांस की तलब लगने लगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पास इतनी हिम्मत हो कि मैं खुद को एक आखिरी गोली मार सकूं। बहुत से लोगों ने पूछा, क्या ये सच में सरकार है? सच कहूं, मुझे नहीं पता। मैं उन्हें हमेशा सरकार कहता हूं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि ये किस शाखा, किस एजेंसी या किस सत्ता से जुड़ा है। शायद ये सरकार है भी नहीं। शायद ये कोई गुप्त संगठन है जिसका अस्तित्व ही आम दुनिया के लिए एक रहस्य है। कुछ कहते हैं ये NIA हो सकता है, पर मुझे यकीन नहीं। अब मैंने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। अब मैं सिर्फ वही पूछता हूं जो मुझे जिंदा रख सके। मेरे पास कई और कहानियां हैं और मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे अपना अगला मिशन मिला था। घोल की घटना के बाद मुझे 1 महीने की छुट्टी मिली ताकि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा ठीक हो सकूं। वापस लौटने पर उन्होंने मुझे एक आसान सा काम दिया। कोड नेम था रोमियो। रोमियो को एक बेहद आकर्षक व्यक्ति के रूप में डिज़ाइन किया गया था, और सच कहूं तो वह था भी। इतना कि उसके सामने खजुराहो के स्कल्पचर्स भी फीके लगते थे। मेरा अंदाज़ा था कि उसे विदेशी डिप्लोमैट्स या बड़े लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह जिसे भी देखता उसे अपना दीवाना बना लेता, और इसी मोहजाल की वजह से वह प्रयोगशाला से भाग निकला था। हालांकि रोमियो कोई हिंसक प्राणी नहीं था, फिर भी वह खतरनाक था, खासकर खुद के लिए। अगर वो कभी किसी हुस्सैल पार्टनर के हत्थे चढ़ गया तो खुद को बचाना उसके लिए भी मुश्किल हो जाता। लेकिन शायद नहीं, वो बहुत चतुर था। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। वह हर हाई प्रोफाइल पार्टी में दिख जाता था, लेकिन उसे भीड़ से अलग करना ये असली चुनौती थी। हर जगह वह लोगों से घिरा रहता था। उसके फॉलोअर्स इतने अंधभक्त थे जैसे किसी पंथ के फॉलोअर्स। उसके कमरे में कभी भी 10 से कम लोग नहीं होते।
मैंने तय किया कि मैं खुद ही एक पार्टी में जाऊंगा। उसके करीब आने का यही एक मौका था। और फिर वो मेरे पास आया। गुड इवनिंग महाशय, उसने कहा। उसकी आवाज़ में अजीब सा आत्मविश्वास और मोहकपन था। मुझे लगता है हम पहले नहीं मिले। मैं हूं रोमियो। और आप? महाशय, क्या ये इतना संस्कारी था या सिर्फ उसका अहंकार? मेरे मुंह में उल्टी सी आने लगी, लेकिन चेहरा सपाट बनाए रखा। शायद मुझे उससे चिढ़ थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। ओह समर हूं, मैंने थोड़ा हकलाते हुए कहा। मैं यहाँ नया हूं। आपसे मिलकर अच्छा लगा रोमियो। समर। वह मुस्कुराया। कितना शानदार नाम। लेकिन पार्टी में अकेले? नहीं, ये मंजूर नहीं। चलो मेरे साथ चलो। मैं और मेरे दोस्त अभी अपनी जगह वापस जा रहे हैं। मैं तुम्हें इस शहर की असली खूबसूरती दिखाऊंगा। क्या ये मुझे इशारा कर रहा था? बिल्कुल मेरी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से काम बन रहा था। अगर मैं उसके घर तक पहुंच जाता तो वहां से उसे चुपचाप निकालने का रास्ता निकल सकता था। पता नहीं, हम अभी अभी मिले हैं। मैं तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता। बिल्कुल नहीं, मैं जोर दे रहा हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर अपने ग्रुप की एक लड़की की ओर इशारा किया। सीमा, मेरे दोस्त समर को मेरे घर ले जाओ। मैं थोड़ी देर में आता हूं, एक मीटिंग है। सीमा मुझे एक कार में बिठाकर ले गई। मैं पहले से जानता था कि रोमियो कहाँ रहता है, लेकिन फिर भी मुझे उसके सामने अनजान बनना पड़ा। और फिर मैंने वह हवेली देखी। वो किसी वीडियो गेम जैसी लगती थी। हर कोना बिल्कुल सही, कोई धूल का कण नहीं, कोई तिरछा पेंट नहीं, कोई टूटे हुए कोने नहीं। जैसे ये जगह असली ही ना हो। लेकिन मेरी रीढ़ में ठंडक तब दौड़ी जब मैंने देखा। हर खिड़की पर परछाइयां थीं, हर कमरे में हलचल, हर दीवार के पीछे जैसे कोई छुपा हो। मुझे हवेली के भीतर ले जाया गया। कहा गया कि रोमियो के बाकी साथी थोड़ी ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं। मुझे एक गिलास स्कॉच दी गई, वो भी ऐसी शराब जो शायद 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। मैं आमतौर पर शराब नहीं पीता, लेकिन माहौल को देखते हुए मना करने की हिम्मत नहीं हुई। करीब 1 घंटे बाद रोमियो आया, बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी की तरह, खुद की ही पार्टी में देरी से आने वाला मेहमान। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सीधा मेरी ओर बढ़ा। समर, मेरे साथ चलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहता हूं। मुझे कोई झिझक नहीं हुई। यही तो मौका था जिसका मुझे इंतजार था, उसे अकेले में पाने का। मैं चाहता तो उसे बेहोश कर सकता था और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन वो जहां मुझे ले गया, वो कमरा, वो कोई आम कमरा नहीं था। दीवारें तस्वीरों से भरी थीं। हर तस्वीर किसी अलग इंसान की थी। कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं। उनमें से कुछ चेहरे मुझे जाने पहचाने लगे। हाँ, वे रोमियो के पार्टी ग्रुप के ही लोग थे। मैंने बगैर सोचे पूछ लिया, ये सब क्या है? वो मुस्कुराया। ये सब वो लोग हैं, उसने कहा, जिन पर मैंने जीत हासिल की है। फिर वो मेरी तरफ पीट कर मुड़ा और बोला, अब तुम्हारी बारी है। कृपया अपने कपड़े उतार दो। और वो खुद अपने कपड़े उतारने लगा। एक अजीब सी ताकत थी उसकी आवाज में, ऐसी कि मैं लगभग वश में हो गया। लेकिन मैंने खुद को रोका। नहीं, यही वक्त है। मैं चुपचाप उसके पास गया और अचानक ही उसके गले में ट्रैंक्विलाइजर की सुई घुसा दी।
उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। एक रात में उसकी जितनी बातें सुन चुका था, अब और नहीं। वो मुझसे काफ़ी लंबा चौड़ा था, इसलिए उसे खींचकर खिड़की से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन मैंने किया और उसे अपनी गाड़ी तक पहुंचाया, इससे पहले कि किसी को शक हो। शायद उसके दोस्तों को लगा कि वो बस मुझे जीतने में समय ले रहा है। उस रात मैंने चैन से नहाया और खुद को संभालने की कोशिश की। रोमियो का वो डरावना अनुभव मुझे घोल के साथ अपनी डेट तक भूलवा सकता था। लगभग मेरा अगला असाइनमेंट था एक और मज़ेदार लेकिन जानलेवा मामला। कोड नेम कॉन्ग। जब आप इंसानी डीएनए को गोरिल्ला डीएनए से मिलाते हैं तो क्या मिलता है? कॉन्ग। पर्सनली मुझे सीजर नाम पसंद आता, प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी वाला, लेकिन शायद वो गोरिल्ला नहीं था। और वैसे भी नाम रखने का हक मुझे कभी नहीं मिला। कॉन्ग असल में बिगफुट का छोटा वर्जन था। और उससे पहले कि आप सोचें कि बिगफुट क्या होता है, मैं कह दूं, बिगफुट एक बड़ा, बालों से ढका हुआ, बंदर या एप जैसा दिखने वाला रहस्यमय जीव होता है। मुझे उसका शिकार करने का काम अभी तक नहीं मिला। कौन को पकड़ना या मारना एक जानलेवा काम था। ट्रैंक्विलाइजर असर करेगा या नहीं, कोई भरोसा नहीं था। और अगर किया भी तो कितनी देर तक? जब वो भागा था, उसने 2 वैज्ञानिकों को मार डाला था। इसलिए अब किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिंदा वापस आए या नहीं। बस उसका शरीर वापस चाहिए था ताकि उसे चीर फाड़ कर देखा जा सके। मुझे ख़ास तौर पर यह हिदायत दी गई थी, उसके सिर को सुरक्षित रखना है। असल में वैज्ञानिक उसकी दिमागी बनावट का अध्ययन करना चाहते थे। अगर मैं गलती से कांग को सिर के बल ज़मीन पर गिरा देता तो सारा काम बेकार हो जाता। एक और परेशानी थी, लंबी दूरी से गोली चलाने का मेरा अनुभव बहुत कम था। हालांकि यह ट्रेनिंग का हिस्सा था, लेकिन मेरी ज़्यादातर ट्रेनिंग करीब से हमला करने पर केंद्रित थी। अब पहली बार लगा कि मुझे उन राइफल प्रैक्टिसेस को ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए था। कांग ठीक घोल की तरह जंगल में छिपा हुआ था, लेकिन फ़र्क ये था कि वह इंसानों का शिकार नहीं करता था। वह एक शांत इलाका चाहता था जहां वह बस चुपचाप जिंदगी बिता सके। मुझे नहीं लगता कि वह किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन सरकार को उसकी मौजूदगी मंजूर नहीं थी। मेरे सीनियर्स ने पहले से ही उस इलाके की हवाई निगरानी कर ली थी। उन्होंने मुझे बताया कि कॉन्ग किस गुफा में छिपा है। मुझे बस जमीन पर जाना था और उसे खत्म करना था। गंदा काम हमेशा मेरा ही हिस्सा होता था। असल में मुझे फील्ड के लिए ही तैयार किया गया था। मैं एक ऊंची चट्टान पर पहुंचा जहां से गुफा साफ दिखाई देती थी। वहां मैंने स्नाइपर राइफल सेट की और सांस थामकर उसका इंतजार करने लगा। कई घंटे बीत गए। फिर कॉन्ग बाहर आया। उसने गुफा से निकलते ही गहरी सांस ली और अपने हाथ पांव फैलाए, जैसे कोई थका हुआ इंसान सुबह उठकर अंगड़ाई लेता है। ये देखकर मेरी उंगलियां कांप गईं। मैंने धीरे से राइफल उठाई, क्रॉस हेयर को उसके दिल की दिशा में केंद्रित किया और ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके पास से गुजरती हुई पीछे की चट्टान से टकराई। मैं चूक गया था। हवा तेज हो चुकी थी और मैंने उसका अंदाजा नहीं लगाया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी, कॉन्ग हिला भी नहीं। उसने बस मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं। वो भागा नहीं, न ही उसने डर दिखाया। शायद वह जानता था कि कोई न कोई एक दिन उसे ढूंढ ही लेगा।
उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। इससे पहले जब मैंने रिपलर को मारा था तो वो सो रहा था। मुझे उसकी आंखों में झांकना नहीं पड़ा था, लेकिन कांग की आंखें, उनमें समझ थी, भावनाएं थीं। काश वह भी कोई राक्षस होता तो उसे मारना इतना मुश्किल न होता। मैंने राइफल दोबारा भरी, इस बार हवा को ध्यान में रखते हुए निशाना साधा, और फिर गोली सीधा उसके दिल में लगी। कांग एक झटके में जमीन पर गिर पड़ा। मैं उसके पास गया और उसकी नब्ज देखी। वह मर चुका था। कम से कम अब उसे और तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी। उसका शरीर इतना भारी था कि मैं उसे अकेले खींच भी नहीं सकता था। मैंने सिग्नल फ्लेयर जलाया और एयर टीम के आने का इंतजार करने लगा, कांग की लाश को ले जाने के लिए। कांग के बेजान शरीर के पास बैठते हुए पहली बार मुझे अपने काम से नफरत सी होने लगी। एक अजीब सी घुटन, एक भारी अपराध बोध। मुझे अपने आप से इतनी घृणा पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं पहले ही इस गहरे अंधेरे मिशन में बहुत अंदर तक फंस चुका था। शायद सरकार ने मेरे अंदर भी एक राक्षस बना दिया था, और हो सकता है एक दिन उन्हें मुझे भी मारना पड़े। पर फिलहाल मैं उनके लिए वही गंदा काम कर रहा था जो कांग के लिए मैं करने आया था। कांग की घटना के बाद मैंने कुछ वक्त खुद को संभालने के लिए लिया, लेकिन जख्म भरने से पहले ही मैं फिर एक नए मिशन पर लौट आया। इस बार के मिशन का नाम था कोड नेम यक्षिणी। यक्षिणी एक गुड़िया थी, साधारण सी दिखने वाली, बिल्कुल किसी कठपुतली कलाकार की गुड़िया जैसी। लेकिन इसका असली चेहरा डर से भरा था। यक्षिणी खुद चल नहीं सकती। वो आधी रात को चाकू लेकर आपके ऊपर नहीं झपटेगी, लेकिन वो बोल सकती थी। और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी आंखें। बस एक बार उस गुड़िया की आंखों में देख लीजिए और फिर आप उसके काबू में होंगे। वो आपको खुद की कठपुतली बना लेती थी। कहने को ये एक मजाक लग सकता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। उसकी आंखों में जो था वो इंसानी नहीं था। ब्रीफिंग में बताया गया था कि यक्षिणी को अपने शिकार को तड़पाते देखना बहुत पसंद है। वो उन्हें धीरे धीरे दर्द देती है, मन से तोड़ती है, फिर शरीर से, और जब उन्हें जीने की कोई उम्मीद नहीं बचती तब उन्हें मार डालती है। बताया गया कि यक्षिणी को एक वैज्ञानिक ने एक परिवार के घर ले जाकर छिपाया था। वो वैज्ञानिक खुद उस गुड़िया के प्रभाव में आ गया था। यक्षिणी वहां सिर्फ एक हफ्ते रही, लेकिन उस एक हफ्ते में क्या हुआ होगा इसकी कल्पना भी डरावनी है। एक दिन बाद ही वो वैज्ञानिक अपने ऑफिस लौटा और अचानक अपने ही सहकर्मियों पर हमला कर दिया। वो पागल नहीं था, वो यक्षिणी के काबू में था। मुझे उस परिवार के घर भेजा गया। मुझे पहले ही आगाह किया गया था कि जो मैं वहां देखूंगा वो मुझे बदल देगा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। कुछ मिनट बाद मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल गया। काश मैंने वो दरवाजा कभी ना खोला होता। जैसे ही मैं अंदर गया, एक अजीब सी सड़ांध ने मुझे घेर लिया। वो गंध मौत की गंध थी। दीवारों पर खून था, कुछ सूखा हुआ, कुछ ताजा, कुछ खून तो अब भी टपक रहा था। घर अब एक नरसंहार का संग्रहालय बन चुका था। जब मैं लिविंग रूम में पहुंचा तो जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। माँ और दोनों बच्चे
तीनों एक त्रिकोण की मुद्रा में बैठे हुए थे, लेकिन वो अब सिर्फ लाशें थीं। उनके शरीर सड़ने लगे थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उनके पेट चीरे हुए थे और अंदर की आंतें बाहर निकली थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने ही अंग खा रहे हों, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर इस मुद्रा में बैठाया हो, मानो यह कोई कलाकृति हो। उस त्रिकोण के बीच पिता छत से झूल रहे थे। उनका गला रस्सी से बंधा था और शरीर जगह जगह से कट और खरोंचों से भरा हुआ था। लेकिन जो कुछ उनके परिवार के साथ हुआ था, उसके सामने यह सब कुछ भी नहीं था। मैं अपने अंदर मचते उथल पुथल को रोक नहीं पा रहा था। उल्टी बस आने ही वाली थी। तभी एक आवाज आई कमरे के एक कोने से। तुम ठीक समय पर आए हो। मेरी कला कैसी लगी? थोड़ी असमतल जरूर है, पर यकीन मानो समय के साथ मैं इसमें और माहिर हो जाऊंगी। ये आवाज किसी छोटी बच्ची जैसी थी, मगर उसमें कुछ और भी था, जैसे वह मासूमियत के पीछे कोई भयानक चेहरा छुपा रही हो। मैंने थोड़ा कांपते हुए पूछा, यक्षिणी? ओह, क्या तुम मुझे लेने आए हो? मैं तो अभी अभी खेलने में मशगूल थी। खैर, मेरा टाइम ओवर हो गया लगता है। मुझे वापस ले चलो, पर घबराओ मत, मैं जल्द ही फिर बाहर आ जाऊंगी। उसकी आवाज में बच्चों वाला उत्साह था, लेकिन बातों में खून से भी ज्यादा ठंडा सन्नाटा छुपा था। मैं धीरे धीरे उसके पास जाने लगा, सिर नीचा करके, ताकि उसकी नजरों में मेरी नजरें न मिलें, क्योंकि मुझे पता था एक बार उसकी आंखों में झांकना यानी खुद को खो देना। मैंने उसे उठाया बिना देखे और सीधा अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। मुझे आगे बैठना है। कार की सवारी करते हुए बातें करना मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी मैं जिन लोगों से मिलती हूँ वो ज़्यादा बातूनी नहीं होते। कम से कम तुमसे कुछ बातचीत तो हो जाएगी। उसकी बातों में चिढ़ाने वाला मजाक छिपा था। मैं चाहता था कि उसे किसी कंबल से ढक दूं, लेकिन उससे नजरें हटाना भी खतरे से खाली नहीं था। इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। उसे फ्रंट सीट पर बिठाया, लेकिन उसका सिर मैंने खिड़की की ओर मोड़ दिया ताकि उसकी नजरें मुझ पर न पड़ें। अगर मैं कहूं कि मेरा दिल उसके बारे में और जानने को नहीं था, तो मैं झूठ बोलूंगा। मैं सच में जानना चाहता था, आखिर क्या चीज किसी को ऐसा राक्षस बना देती है। तुम्हें मुझे अपने घर ले जाना चाहिए, यक्षिणी ने कहा। अपने बॉस से कह देना कि मैं नहीं मिली, फिर हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। हाँ, और तुम्हें जलाने के लिए लकड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी, मैंने जवाब दिया। तुम मजेदार हो, मुझे तुम पसंद आ रहे हो। पहले तो मैं सोच रही थी कि तुम्हें मरवा दूं, पर अब लग रहा है कि शायद तुम्हें बचा लूं। ओह, तो तुम हर किसी को मार ही देती हो, मैंने कहा। नहीं नहीं, मुझे बुरे लोगों को जिंदा छोड़ना ज्यादा अच्छा लगता है। उनसे खेलने में ज्यादा मजा आता है। यह सुनकर मेरा माथा ठनका। क्या मतलब तुम्हारा? तुम कहना चाह रही हो कि मैं एक बुरा इंसान हूं? मेरे अंदर गुस्सा भर आया। मैं उसकी तरफ देखने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ, शायद वो यही चाहती थी। शायद वह मुझे उकसा रही थी ताकि मैं उससे नजरें मिला लूं। तुम अभी मेरे लेवल की नहीं हो, यक्षिणी ने गहराई से मेरी ओर देखते हुए कहा, लेकिन तुम में काबिलियत है। तुमने जो देखा उस पर चीखे तक नहीं। शायद तुम्हें थोड़ी हैरानी भी नहीं हुई। वो गलत नहीं थी। मैंने उस मरे हुए परिवार को देखकर जरूर थोड़ा असहज महसूस किया था, लेकिन डर या दहशत जैसी कोई भावनाएं नहीं थीं। अगर ये कुछ महीने पहले हुआ होता
तो मैं वहीं बेहोश हो जाता। लेकिन अब मैं बदल रहा हूं, और ये बदलाव शायद किसी बुरे रास्ते की ओर है। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने आखिरकार पूछा, तुम क्या हो? यक्षिणी मुस्कुराई। मेरी आंखों में देखो और मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मैं हंस दिया, थोड़ा कड़वाहट से। अच्छी कोशिश है, बेवकूफ हो सकता हूं, पर इतना भी नहीं। क्यों डरते हो? यक्षिणी ने धीरे से फुसफुसाया। डर है कि अगर मेरी आंखों में झांकोगी तो शायद खुद को देख लोगे। बस। मैंने अपनी आवाज कड़ी कर ली। अगर अब तुमने मुझसे एक और शब्द कहा तो मैं सच में गूगल पर सर्च करूंगा कि सबसे पास की लकड़ी काटने की मशीन कहाँ है। और यहीं हमारी अजीब सी रोड ट्रिप की बातचीत खत्म हुई। मैंने यक्षिणी को उनके घर छोड़ा, या जो कुछ भी वो जगह थी। मैंने उन्हें वहां की खौफनाक स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो साफ सफाई के लिए किसी को भेज देंगे। मैंने उम्मीद की थी कि इतना कुछ देखने के बाद शायद मुझे थोड़ा आराम दिया जाएगा, पर नहीं। जैसे ही मैंने यक्षिणी को सौंपा, अगले मिशन का आदेश मिल गया। अगले मिशन का कोड नेम था जैकी। वाह, क्या नाम है, जैसे कोई आम आदमी। लेकिन कहा गया कि ये मेरा सबसे अजीब और खतरनाक मिशन होगा। जैकी, जैसा बताया गया, एक इंसान है। कोई राक्षस, कोई प्राणी, या कोई छाया नहीं। तो फिर उसे ढूंढने का काम मुझे क्यों? शायद वो कोई भगोड़ा वैज्ञानिक था, या कोई जो ऐसी जानकारी रखता था जो सरकारें छुपाना चाहती हैं। लेकिन एक बात तय थी, उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। यानी साफ साफ कहा गया था, अगर मौका मिले तो उसे मार दो। अब मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। कौन था जैकी? उसके पास ऐसा क्या था जो उसे इतना खतरनाक बनाता था? जैकी लगातार शहर बदलता रहता था, लेकिन मेरी ट्रेनिंग ने काम किया। दिनों की तलाश के बाद मैंने उसे ढूंढ निकाला। वो किसी छोटे होटल में ठहरा हुआ था। संदिग्ध जरूर था, लेकिन खतरनाक नहीं लगा। एक रात जब वो खाना लेने कमरे से बाहर गया तो मैं चुपचाप उसके कमरे में घुस गया। मैंने लाइट बुझा दी और सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब जैकी अंदर आया और मुझे वहां देखा तो वह जरा सा भी नहीं चौंका। उसने बस अपने दोनों हाथ फैला दिए, जैसे किसी पुराने दुश्मन का स्वागत कर रहा हो। तो उन्होंने आखिरकार किसी को भेज ही दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, जो करना है कर लो, मैं लड़ने नहीं वाला। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, बैठो जैकी, मैं बस बात करना चाहता हूं। जैकी ने मेरी बात सुनी और भौहें चढ़ाकर बोला, जिज्ञासा, तुम्हें पता है ना, लोग कहते हैं कि जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ आंखें घुमाईं और फिर उसे इशारे से बैठने को कहा। तुम कौन हो जैकी, और उन्होंने मुझे तुम्हारे पीछे क्यों भेजा? मैंने शांत लहजे में पूछा। जैकी मुस्कराया, एक थकी हुई गहरी मुस्कान जिसमें कई रहस्य छिपे थे। तुम्हें सच में नहीं पता? उसने धीरे से कहा। मैं तुम ही हूं, या कम से कम कभी हुआ करता था। वे बताते हैं हमें कहाँ जाना है, किसे मारना है, किसे जिंदा पकड़ना है, और हम करते हैं बिना सवाल किए। उसकी आवाज में कड़वाहट थी,
पर मैं अब और नहीं कर सका, इसलिए मैंने भागना चुना। और अब तुम यहाँ हो। मैं चुप रहा, लेकिन अंदर से हिल चुका था। जैकी वही था जो मैं बन सकता हूँ, शायद भविष्य की मेरी एक झलक। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर मैंने धीरे से अपनी बंदूक निकाली। एक गोली। जैकी चुप हो गया, हमेशा के लिए। मैंने उसका शव उठाया और वापस लौट आया। मुझे डीब्रीफिंग के लिए नहीं बुलाया गया, बस एक साधारण सा इशारा मिला, जाओ, अगला काम जल्द मिलेगा। क्या यह भी एक और परीक्षा थी? अगर हाँ, तो शायद मैं पास हो गया। मैं जानता हूं कि मेरे फैसलों को देखकर आप मुझे कठोर समझ सकते हैं, लेकिन सच ये है, अगर मैं नहीं होता तो मेरी जगह कोई और होता। शायद मैंने ये ज़िंदगी खुद नहीं चुनी, शायद ये ज़िंदगी मुझे थमा दी गई। लेकिन अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। मैं एक पुर्जा हूं, एक विशाल मशीन का। जब तक काम कर रहा हूं, ठीक हूं। जिस दिन मेरी उपयोगिता खत्म हुई, मुझे जैकी की तरह हटा दिया जाएगा। मैं जानता हूं जिनके लिए मैं काम करता हूं वे नेक नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी जगह जानता हूं। और यह भी जानता हूं, अगर मैंने सहानुभूति दिखाई तो अगली लाश मेरी होगी। कहावत है ना, जिस शैतान को तुम जानते हो वह उस शैतान से बेहतर है जिसे तुम नहीं जानते। जैकी को मारने के एक दिन बाद मुझे एक हफ्ते की छुट्टी दी गई। पहली बार इतने सालों में मुझे रुककर सांस लेने का वक्त मिला। कोई दोस्त नहीं थे, परिवार अब केवल यादों में था। और उस खालीपन ने मेरे भीतर एक अजीब सी आवाज़ जगाई। क्या यही वे लोग चाहते थे? मुझे इतना अकेला बना देना कि मैं सवाल भी ना कर सकूं। जैसे ही मेरी एक हफ्ते की छुट्टी खत्म हुई, मैं फिर से तैयार था एक नए मिशन के लिए। और जल्द ही मुझे काम मिल गया। मिशन कोड नेम था मिमिक। नाम से ही साफ था कि यह एक ऐसा प्राणी था जो किसी और का चेहरा हूबहू कॉपी कर सकता था। पर उसकी एक कमजोरी थी, वह सिर्फ चेहरा बदल सकता था, शरीर नहीं। कहा जा रहा था कि उस पर अब भी और प्रयोग चल रहे हैं। जरा सोचिए, अगर सरकार किसी को भी पूरी तरह से कॉपी कर सकती हो तो कौन असली होगा और कौन नकली? मिमिक कुछ और खतरनाक प्रयोगों के साथ मिलकर भाग गया था और अब वह सरकार की सबसे ऊपर वाली वांटेड लिस्ट में शामिल था। हमें चेतावनी दी गई थी, वो अकेला हो सकता है, लेकिन शायद अब भी बाकी बचे हुए वे साथ मिल सकते हैं। उसे ढूंढना आसान नहीं था। चेहरा बदलने की ताकत के कारण मिमिक भीड़ में ऐसे घुल मिल सकता था जैसे बूंद पानी में। सिर्फ एक ही चीज थी जिससे हम उसे पहचान सकते थे, उसके बाएं कंधे पर बना एक गहरा निशान। शहर को 4 हिस्सों में बांटा गया और मुझे मिला एक इलाका जिसकी तलाशी मुझे लेनी थी। शहर के सारे बाहरी रास्ते बंद कर दिए गए थे। अब वह चाहे तो किसी के घर में छिप जाए या फिर किसी सुनसान जगह में। मैंने घंटों अपने क्वार्टर में चक्कर काटे, लोगों से पूछा, झुग्गियों में गया, वीरान घरों की तलाशी ली, मगर नतीजा कुछ नहीं। तभी एक दुबला पतला लगभग 20-22 साल का युवक मेरे पास आया। क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? उसने पूछा। मैंने कुछ झिझकते हुए कहा, हाँ, एक लड़की, पर मुझे पूरा यकीन नहीं कि वो कैसी दिखती है। वह हंस पड़ा। क्या हम सब किसी न किसी को नहीं ढूंढ रहे होते? लेकिन मैं मदद कर सकता हूं। एक लड़की को भागते देखा था, वो वहां उस पुराने भवन में गई थी। कुछ ज्यादा ही डरी हुई लग रही थी।
हर पल अपने पीछे देख रही थी। शायद वही हो। मैंने बिना कुछ कहे बस धक्का देते हुए उसे किनारे किया और उस इमारत की तरफ दौड़ा। भवन जर्जर था, दीवारों पर फफूंद, खिड़कियां टूटी हुई और हर कोना जैसे किसी छाया से भरा हुआ। मैं अंदर गया और वहीं थी वो मिमिक। पर एक अजीब चीज थी, वो खुद एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके बाएं कंधे पर वही निशान था। कोई शक नहीं था, यह मिमिक ही थी। पर सवाल था, उसे बांधा किसने? कोई शिकारी मेरे क्वार्टर में आया होता तो मुझे बताया होता। मुझे तो ऐसा कोई संदेश भी नहीं मिला। और तभी मुझे याद आया, वो युवक जिसने मुझे बताया था कि वो इस इमारत में है, वो कौन था? उससे पहले कि मैं पीछे मुड़ पाता, मैंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। यह एक तोहफा है, वो उनके लिए बेहद अहम है ना? मैं चौंक गया। ये वही अजीब सा नौजवान था जिससे मैं कुछ देर पहले मिला था। पर ये क्या? वो मेरे पीछे नहीं, सामने खड़ा था, मिमिक के पास। कैसे मुमकिन है? मैं तो सीधे दौड़ता हुआ यहां तक आया था। फिर वो मुझसे पहले कैसे पहुंच गया? तुम कौन हो? मैंने सख्ती से पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, फिलहाल ये जरूरी नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे शुक्रिया नहीं कहोगे? अरे हाँ, वो भी जरूरी नहीं है। मैं यहां असली वजह से आया हूं, तुम्हें एक संदेश देने। किसका संदेश? मैंने कहा। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। इतना हैरान क्यों हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का संदेश है? क्या तुम उसे भूल गए? यक्षिणी बेचैन हो जाएगी यह सुनकर। उसने एक गहरी कुटिल मुस्कान के साथ मजाक उड़ाया। मैंने बात काटते हुए गुस्से से कहा, यक्षिणी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो एक शैतानी गुड़िया है जिससे मेरा कोई नाता नहीं, जब तक वो खुद ही आग में जल न जाए। वो आदमी जोर से हंसा, एक डरावनी हंसी। उसने कहा था तुम यही कहोगे। खैर, वो सिर्फ ये बताना चाहती है कि वो जल्द ही तुम्हें लेने आ रही है। और हाँ, उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यह कहकर वो मुड़ा और चलने लगा। मैंने तुरंत अपनी ट्रैंक गन निकाली और उस पर निशाना साधा। रुको, तुम समझते क्या हो? तुम जा कहाँ रहे हो? पर उसने न जवाब दिया, न रुकने की कोशिश की। मैंने गोली चला दी और वो तीर उसके आर पार निकल गया, जैसे उसका शरीर वहां था ही नहीं। वो दीवार की तरफ चलता रहा और सीधे उसमें समा गया। अब दिमाग सुन्न था। एक अजनबी अचानक प्रकट होता है, मुझे मिमिक तक ले जाता है और फिर यक्षिणी का संदेश देकर ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। क्या वो असली था या सिर्फ यक्षिणी की छाया, या फिर कोई और प्रयोग? क्या वो किसी शैतानी ताकत के कब्जे में था? सवालों की एक आंधी थी, पर जवाब एक भी नहीं। पर मुझे काम पूरा करना था। मैंने तुरंत बाकी शिकारियों को मैसेज भेजा कि मिमिक को पकड़ लिया गया है और अब मैं उसे लेकर लौट रहा हूं। मैंने वैसा ही किया, लेकिन जब मैं बेस पर लौटा तो सब कुछ तबाह था। संपर्क केंद्र पूरी तरह सील। जो कुछ बंद हो सकता था बंद था। इमारत का आधा हिस्सा उड़ा हुआ था, जैसे वहां कोई भीषण विस्फोट हुआ हो। यह जगह शहर से दूर एक सुनसान इलाके में थी, तो मुझे यकीन था कि कोई आम नागरिक नहीं मरा होगा। लेकिन वहां जो देखा उसने मेरी रूह हिला दी। साइंटिस्टों और सिक्योरिटी गार्ड्स की लाशें बिखरी थीं। कुछ के चेहरे तो ऐसे बिगड़े थे जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो।
पर सवाल ये था, क्या ये मिमिक का काम था या फिर यक्षिणी की वापसी की शुरुआत? मैं एक वरिष्ठ अधिकारी को ढूंढने में कामयाब रहा जो मुझे पूरी घटना का सार बता सका। उसने बताया, जब हम मिमिक को ढूंढने में व्यस्त थे तभी किसी अनजान ग्रुप ने हमारी लैब पर धावा बोल दिया। उनका मकसद किसी खास प्रयोग को चुराना था, पर कौन सा ये कोई नहीं जानता। इस हमले में वहां मौजूद 50 में से 20 प्रयोग भाग निकले। मैंने तुरंत पूछा, कौन कौन भागा है? लेकिन जवाब मिला, यह जानकारी गोपनीय है, बस मिमिक को हमारे हवाले कर दो और फिलहाल घर जाओ। जल्द ही तुम्हें फिर बुलाया जाएगा, बहुत काम बाकी है। मैंने आदेश मान लिया, लेकिन मन में एक डर बैठ गया था। क्या उन भागे हुए प्रयोगों में वो भी है, यक्षिणी, जिसके बारे में पहले ही मुझे चेतावनी मिल चुकी थी? वो तुम्हें लेने आ रही है। हमले को कुछ दिन बीत चुके थे। सरकार ने स्थिति को स्थिर बताकर हमें अस्थायी रूप से घर भेज दिया था। इमारत का आधा हिस्सा उड़ चुका था और जब तक नई व्यवस्था न बन जाए तब तक प्रयोगों को फिर से पकड़ना मुश्किल था। एक दिन मैं मुश्किल से 4 घंटे सो पाया था कि मेरा फोन फिर बजा। अब ऑपरेशन शुरू हो रहा था। मुझे मिमिक की तलाश में मदद करने वाले 3 अन्य शिकारी साथियों को बुलाया गया। हमारे हाथ में एक सूची थमाई गई, उन प्रयोगों की सूची जो भाग चुके थे। मैंने जैसे ही लिस्ट देखी, एक नाम ने मेरी सांस रोक दी, यक्षिणी। पर रुकिए, यक्षिणी तो खुद चल फिर नहीं सकती। इसका मतलब कोई और प्रयोग उसे अपने साथ ले गया था। मैंने तेजी से लिस्ट के बाकी पन्ने पलटे। क्या वो अजीब आदमी भी इस लिस्ट में है जो मिमिक के पास दिखाता था? नहीं, वो नाम वहां नहीं था। पर इसका मतलब ये भी हो सकता है वो कुछ और है, इंसान नहीं। पहले ही दिन हम 20 में से आधे भागे हुए प्रयोगों को पकड़ने में सफल रहे। कुछ इतने अजीब और डरावने दिखते थे कि छुप नहीं पाए। बिना मदद के वो खुद ही फंस गए। पर 11 अब भी गायब थे, जिनमें यक्षिणी भी थी। हर बार जब कोई नया सुराग मिलता, मैं उम्मीद करता शायद अब यक्षिणी मिलेगी। अब नहीं तो कभी नहीं। पर हर बार नाउम्मीदी हाथ लगती। आखिरकार पास के शहर की पूरी छानबीन के बाद हमें फिर से घर भेज दिया गया। सरकार अब सारे सीसीटीवी कैमरों की जांच करेगी और जैसे ही कुछ मिलेगा हम फिर मैदान में उतरेंगे। इस बीच उन्होंने और भी बल तैनात करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि अब सवाल उठ चुका था, इस हमले के पीछे कौन था और क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? हालांकि मैं इस हालात में घर वापस नहीं जा सकता था, जबकि एक हत्यारी गुड़िया मेरे पीछे पड़ी थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी धीमी चाल, सब कुछ मेरे दिमाग में चुभ रहा था। मैंने पूरी तरह सुनिश्चित किया कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा है। फिर मैंने अपनी कार एक अनजान और सुनसान गली में खड़ी की और पास ही एक सस्ता सा जर्जर छोटा सा होटल ढूंढ लिया। ये जगह भले ही सड़ी गली थी, लेकिन किसी अजीब वजह से मुझे वहां थोड़ी सी सुरक्षा महसूस हुई। मैंने अपनी घातक बंदूक हाथ में ली और ट्रैंक गन तकिए के नीचे रख ली। मुझे पता था कि मैं ज्यादा सो नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर यक्षिणी सच में मेरे पास आ गई तो मुझे लड़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं थक चुका था, पूरी तरह टूटा हुआ। पर रात अजीब तरह से शांत रही। कोई दस्तक नहीं,
कोई खड़खड़ाहट नहीं। मैं सुबह उठा तो लगा मानो तूफान आने से पहले की शांति हो। तभी मुझे कॉल आया। 2 प्रयोग एक साथ देखे गए थे। उन्होंने एक कार चुराई थी और शायद शहर छोड़ने की कोशिश में थे। रास्ते में मौजूद लोग स्टॉप लाइट्स का इस्तेमाल कर उनकी रफ्तार धीमी कर रहे थे। हमें यानी मुझे और एक अन्य शिकारी को तुरंत उनका पीछा करने के लिए बुलाया गया। हो सकता है वे हमें बाकियों तक भी पहुंचा दें। दूसरे शिकारी से मैं जल्दी मिल गया। उम्र में वह मुझसे थोड़ा बड़ा था, शायद 35 के आसपास। शायद वह मुझसे कई सालों से इस नर्क में जी रहा था। शहर से निकलने से ठीक पहले हमने वो चोरी की गाड़ी देख ली। रफ्तार धीमी थी, सब कुछ ज्यादा आसान लग रहा था। गाड़ी एक पुराने सुनसान केबिन की तरफ बढ़ी और वहीं जाकर रुक गई। सड़क वीरान थी और हम लगभग अकेले ही उसका पीछा कर रहे थे, पर फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लगे कि उन्हें शक हुआ हो। दूसरे शिकारी ने केबिन से कुछ दूर गाड़ी रोकी और हथियार निकालने लगा। मैंने अपना फ़ोन निकाला, शायद मदद के लिए कॉल करूं, पर सुनो बेटा, उसने मेरी ओर बिना देखे कहा। मैं बहुत वक्त से यही कर रहा हूं। मुझे भी लगता है कि यह जाल है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि सरकार हमारी मदद के लिए किसी को भेजेगी? मैंने कुछ नहीं कहा। हम अकेले हैं। या तो तुम मेरी मदद करो या गाड़ी में बैठे रहो और अपनी बारी का इंतजार करो। मैं तो अंदर जा रहा हूं। मैंने धीरे से कहा। ठीक है, शायद तुम्हारे बाद। शायद वो सही था। सरकार को हमारी परवाह नहीं, और अगर मैं इंतजार करता तो शायद मुझे डांट ही मिलती। मैंने अपनी बंदूकें चेक की और सोचा, जो भी यक्षिणी मेरे साथ करना चाहती हैं, उससे तो मौत बेहतर होगी। हम दोनों बाहर निकले। दिन का उजाला था, लेकिन फिर भी माहौल में कुछ अंधकार भरा हुआ था। हम चुपचाप आगे बढ़े। केबिन के पास पहुंचते ही शिकारी ने 3 से उलटी गिनती शुरू की और फिर खिड़की से कोई ग्रेनेड अंदर फेंका। वह फटते ही गैस बन गया। पूरा घर हरे रंग की धुंध से भर गया। मैंने मन ही मन सोचा, काश ये ग्रेनेड मुझे भी मिले होते। जब गैस धीरे धीरे बैठने लगी, हमने अपनी नाकें अपनी कमीज से ढकीं और अंदर घुसे। जैसे ही अंदर पहुंचे, एक प्रयोग जमीन पर बेहोश पड़ा था। अगर मुझे ठीक याद है तो उसका कोड नेम था ट्रॉमा। छूते ही वह किसी को उसके सबसे बुरे डर में झोंक देता था। किसी का सबसे डरावना सपना हकीकत में बदल देना, यही उसकी ताकत थी। शायद उसे पानी में डुबाना ही एकमात्र उपाय था। दर्दनाक लेकिन मानवीय। दूसरा शिकारी धीरे धीरे उस बेहोश इंसान के पास पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। मैं चुपचाप उसकी पीठ देख रहा था, थोड़ा सतर्क, थोड़ा थका हुआ। वह बस अपना काम खत्म करने ही वाला था कि तभी सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे सामने एक कुर्सी से बंधा हुआ वही शिकारी दिखाई दिया, अब भी बेहोश। मैंने नीचे देखा। मैं भी एक कुर्सी से कसकर बंधा हुआ था। आखिरकार तुम जाग ही गए। एक गहरी ठंडी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैंने बाईं ओर देखा। वह वही आदमी था जो उस रात दीवार फांद कर आया था। अब वह आराम से एक कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसके शरीर पर कोई रस्सी नहीं थी।
मुझे शक था कि कोई भी रस्सी उसे बांध सकती। उसकी गोद में वही गुड़िया बैठी थी, यक्षिणी। गुड़िया का चेहरा अभी भी एक हुड से ढका हुआ था, बस उसकी डरावनी आंखें छिपी हुई थीं। वह आदमी मुस्कराया और बोला, थोड़ा अजीब है ना? पिछली बार जब हम मिले थे तो मैंने तुम्हें एक कुर्सी से बंधा आदमी सौंपा था, और इस बार तुम खुद ही बंधे हो। तुम चाहते क्या हो? मैंने कठोर स्वर में पूछा। अब मेरे अंदर डर से ज्यादा गुस्सा था और थकान। उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर बोला, मैंने कहा था ना, यक्षिणी तुम्हें लेने आ रही थी, लेकिन देखो तुम खुद ही उसके पास आ गए। कितने मासूम हो तुम। अब यक्षिणी की आवाज आई। तुम्हें सच में मेरी इतनी याद आई? उसकी आवाज में एक डरावनी मिठास थी। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार डालो, और अगर कुछ और करना है तो जल्दी करो, मैंने जवाब दिया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। यक्षिणी हंसी। कहा था ना, मैं बुरे लोगों को जिंदा छोड़ देती हूं, और तुम हाल ही में काफी बुरे बन गए हो। जैकी को मारना, वो भी इतनी जल्दी। लेकिन मुझे यकीन है तुमने उसका मजा लिया होगा। मैंने वही किया जो मुझे बताया गया था। जैकी को पता था उसने क्या साइन किया था। मैंने धीरे से कहा, हाँ, उसे पता था, लेकिन हम में से ज्यादातर को कभी कुछ जानने का मौका ही नहीं मिला। सरकार ने हमारी जिंदगियों को एक खेल बना डाला। तुम्हें कम से कम चुनाव करने का हक मिला, हमें तो वो भी नहीं। तो अब क्या? तुम सरकार को गिराना चाहती हो या कोई बदला लेना चाहती हो? मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। यक्षिणी फिर जोर से हंसी। हे, भगवान न करे। सरकार इतनी ताकतवर है कि हम जैसे लोगों के लिए वह सिर्फ एक परछाई है। मुझे इस सिस्टम को गिराने से कोई मतलब नहीं। मुझे बस तुम चाहिए। मैं तुम जैसा नहीं हूं, मैंने दबी आवाज में कहा। शायद अभी नहीं, लेकिन तुम बन जाओगे बहुत जल्द। और उसी पल दरवाजा खुला। 2 लोग अंदर आए। सफेद लैब कोट, बिना किसी भाव के चेहरे। उनमें से एक के हाथ में एक सिरिंज थी। वह सीधा मेरी ओर आया और उसने बिना कुछ कहे वह सिरिंज मेरी बाह में घुसेड़ दी। एक ठंडी सी द्रव मेरे शरीर में दौड़ पड़ी। दुनिया एक बार फिर काली हो गई। जब मेरी आंख खुली, मैंने देखा मैं जमीन पर खांवता था और सामने 2 लाशें पड़ी थीं। एक था दूसरा शिकारी, दूसरी मेरी खुद की लाश। दोनों के सिर में गोली का साफ छेद था। मेरे पैरों के नीचे जमीन डगमगाने लगी। यह क्या था? क्या मैं मर चुका हूं? अगर मर चुका हूं तो ये सब देख कैसे रहा हूं? मैंने जल्दी से नीचे देखा और दिल थाम लिया। मैं क्या बन चुका हूं? मैं किसी गुड़िया में कैद नहीं था। मैं अब भी इंसान ही लग रहा था। मैंने अपने चेहरे और शरीर को छूकर देखा। सब कुछ ठोस महसूस हो रहा था और मैं चीजें भी उठा पा रहा था। लेकिन फिर वो क्या था जो जमीन पर मेरी ही तरह मरा पड़ा था? कमाल का नजारा था, है ना? वही आदमी जो दीवार फांद कर आया था बोला, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, यहां तक कि उंगलियों के निशान तक एक जैसे। ये हमारे प्रयोगों में से एक नतीजा है। उसने लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। दूसरे की लाश असली है, वो पूरी तरह से मर चुका है। वैसे तुम्हारी बंदूक भी उसी के साथ चली गई है।
तुमने मेरे साथ किया क्या है? मैंने गुस्से और डर के मिले जुले स्वर में पूछा। उसने कंधे उचका दिए, मानो यह सब कोई बड़ी बात ना हो। कुछ खास नहीं। लगता है तुम्हारे शरीर ने उस सीरम को स्वीकार नहीं किया जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। सीरम अस्वीकार कर दिया? शायद इसी बात से मुझे थोड़ा सुकून मिला, पर मैं अब भी एक अजनबी कमरे में थी। एक लाश, मेरे ही जैसे मरे हुए शरीर और उस डरावने आदमी के साथ। अब आगे क्या? मैंने पूछा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जवाब मिलेगा। सीरम नाकाम रहा तो यक्षिणी ने तुम्हारे लिए एक आखिरी योजना बनाई है, उसने कहा। उसी पल दरवाजा फिर से खुला। ट्रॉमा वापस अंदर आया, इस बार यक्षिणी को गोद में उठाए हुए। अब यक्षिणी के चेहरे से हुड हटा हुआ था। मैं अब किसी कुर्सी से बंधा नहीं था, लेकिन मुझे पता था अब भी भागने का कोई रास्ता नहीं है। मैं वहीं रुका रहा। ट्रॉमा मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं झुका और सीधे यक्षिणी की आंखों में झांका। मैं डर से नहीं, किस्मत से लड़ना छोड़ चुका था। उन आंखों में मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखा। युद्ध, हत्या, आत्महत्या, नफरत और एक अंतहीन त्रासदी। जैसे वो आंखें शैतान के कुएं में झांकने जैसा अनुभव थीं। लेकिन मैंने होश नहीं खोया। मैंने झट से अपने जूते से छिपा हुआ लाइटर निकाला। उसी दिन से छिपा रखा था जब मुझे पता चला कि यक्षिणी भाग निकली है। मैंने बिना एक पल गनवाए लाइटर जलाया और सीधा यक्षिणी की पोशाक पर फेंक दिया। एक पल में वह आग की लपटों में घिर गई। ट्रॉमा और वो अजीब आदमी आग को बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यक्षिणी पेट्रोल में नहाई हो। मैं मुस्कराया और दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर कई लोग भागते हुए उसी कमरे की ओर जा रहे थे, लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे पता था अब पूरा केबिन आग की भेंट चढ़ने वाला है। मैं दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां शिकारी की कार खड़ी थी। हैरानी की बात, वह अब भी वहीं थी। चाबी नहीं मिली तो मैंने शीशा तोड़ दिया और जैसे तैसे हॉट वायरिंग करके कार स्टार्ट की। मैं वहां से भाग निकला। पीछे झांका तो आग की लपटें आसमान छू रही थीं। शायद वहां बचे लोग मर जाएं, शायद नहीं, कुछ अच्छे लोग भी रहे होंगे। लेकिन मैंने उस सोच को मरने दिया। अब मैं छिपकर जिंदगी जी रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये सब बातें शेयर करने से मेरी जान को खतरा है। सरकार को ये पता चलेगा तो शायद मेरे पीछे लोग भी भेजे जाएंगे, लेकिन अब मुझे परवाह नहीं। मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगा, न सरकार की, न किसी पागल गुड़िया की। अब मैं सरकारी गलतियों की जांच करने वाला काम छोड़ चुका हूं, हमेशा के लिए।